नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते कमलेश जी। सर आप दोनों को विश यू बोथ हैप्पी टीचर्स डे। ये आपको भी, सेठी सर, आपको और अपने सारे दर्शकों को टीचर्स डे की अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो सर पहले कॉर्पोरेट न्यूज सुनते हैं और उसके बाद हम मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे और फिर अपने आज के विषय के बारे में। तो सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। कि यूरोप में कारों की कमजोर बिक्री के कारण 2 वोक्सवैगन कारखाने खाली हैं। ब्लूमबर्ग दक्षिण अफ्रीका जनवरी 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए 90 दिवसीय वीजा छूट की पेशकश करेगा। भारत ने सिंगापुर के साथ चिप समझौता किया क्योंकि पीएम मोदी ने तकनीकी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया। राष्ट्र साइबर सुरक्षा, 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क, सुपर कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। ब्लूमबर्ग निजी क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन ने एनपीएस परिसंपत्तियों को 2023 से 24 में 30.5% की वृद्धि दर्ज करने में मदद की, जो 11.73 लाख करोड़ को छू गई। पीएफआरडीए ने खुलासा किया कि इक्विटी मार्केट में तेजी ने 37.93% का वार्षिक रिटर्न दिया। रिटर्न कॉर्पोरेट बॉन्ड से 4 गुना से अधिक रहा। निजी क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन की मदद से कुल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस संपत्ति साल दर साल लगभग 30% बढ़ी। 31 अगस्त तक 13.06 लाख करोड़ को छू गई। एक्सिस बैंक ने 10 साल के बुनियादी ढांचे के बांड की बिक्री के माध्यम से 3,925 करोड़ रुपए जुटाए। बैंकिंग क्षेत्र में धीमी जमा वृद्धि के बीच मजबूत ऋण मांग का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी हासिल की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत 10 गीगावाट घंटे की बैटरी भंडारण परियोजना विकसित करने के लिए अनुबंध से सम्मानित होकर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। सोना बीएलडब्ल्यू ने 2,400 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए क्यूआईपी शुरू किया है। सांकेतिक निर्गम मूल्य 675 से 700 रुपए प्रति शेयर और इक्विटी के बीच है। मूल्य सीमा के निचले छोर पर कमजोर पड़ना 6.06% होगा। सुजलॉन एनर्जी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय वन अर्थ को 440 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी स्टेप डाउन सहायक कंपनी एकमाया प्रॉपर्टीज की ओर से हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से ठाणे के पास कलवा में एक जमीन का टुकड़ा खरीदने के लिए 4 बिलियन की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज संभवतः 6 से 7 बिलियन रुपए के मूल्यांकन पर पश्चिमी और जातीय स्नैक्स, बिस्कुट, मिठाई, आलू के चिप्स, नूडल्स और चाय के गुवाहाटी स्थित निर्माता किशले फूड्स में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। बाजार के बारे में बात करते हैं। आज फिर से रेड में क्लोज हुआ है। तो कमलेश जी बाजार के बारे में बताइए। थोड़ा हल्की सी वॉलेटिलिटी आज नजर आई। सो योर व्यूज ऑन द मार्केट टुडे। या प्रिया जी, मार्केट में एक मामूली सी मूवमेंट आज रही है। और जो मैं कहता हूँ हमेशा कि जब कोई इश्यूज, कंसर्न्स या कोई बड़े नेगेटिव फैक्टर नहीं होते हैं, तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़े चेंजेस आते नहीं है। फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि कंसेक्यूटिवली हमने पिछले 13-14 दिन देखा मार्केट वन साइड ऊपर जा रहा था और कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। इट्स ए गुड न्यूज फॉर द मार्केट। और मैं सोचता हूँ कि मार्केट इस प्रकार से कुछ अरसे तक तो स्टेडी ही चलता रहेगा। और सितंबर एंड के बाद जब बहुत सारे कॉर्पोरेट के रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, तो उसके बाद उसकी एक दिशा अपने को पता चलेगी। लेकिन मार्केट में चिंता या घबराने जैसी कोई बात फिलहाल कोई मुझे दिखती नहीं है। जी ओवरऑल मार्केट स्टेडी है और धीरे धीरे तेजी की ओर है।
जी। कमलेश जी आगे बढ़ते हैं, ये बाजार की बातें रही। हम आपसे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और कहा जा रहा है कि 2027 तक हम प्रोबेबली थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने फोरकास्ट किया है, ग्रोथ फोरकास्ट फॉर दिस करंट ईयर, कि इंडियन इकोनॉमी 7% ऊपर रहेगी। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% रहेगा। तो सर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस कमेंट बाय द वर्ल्ड बैंक? यस प्रिया जी, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। और अगर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इसी प्रकार का रिव्यू इंडियन इकोनॉमी के ऊपर दिया हुआ था। बीच में कुछ समय ऐसा था जब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीडीपी कैन बी समवेयर बिटवीन 6.5 और 6.7। लेकिन पिछले 2-3 महीने में, पिछले क्वार्टर में जिस प्रकार से मार्केट में एक्टिविटियां बढ़ी हुई है, मैं कहूँगा मार्केट में वॉल्यूम बने हुए हैं, तो वो सारे चीज को देखते हुए ये इस बार वर्ल्ड बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ये 7% जीडीपी का लक्ष्य रखा है, और कहता है कि भारत ये अचीव करेगा। इसके पीछे के 2-3 कारण अगर मैं कहूँ ना, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि पिछले 1 साल से पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों काफी मात्रा में आए हुए हैं। भारत जी। सरकार, आपने देखा होगा, अनेक अनेक बड़े बड़े प्रोजेक्टों के ऊपर काम कर रहे हैं। रेलवे में भी बड़े मात्रा में वो लोग काम कर रहे हैं। और हाईवेज के बारे में तो हम जानते ही है कि पूरे इंडिया कनेक्टिंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस प्रकार का एक रोड का भी नेटवर्क पूरा खड़ा हो रहा है। तो ये एक कारण है। और उसी प्रकार से इन लाइन विद दी गवर्नमेंट फंडिंग और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स में भी कॉर्पोरेट्स का भी एक परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, अगर ये कहूँ पिछले क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिजल्ट देखे तो। प्रिया जी, मैं ये कह सकता हूँ आज, जो मैंने कुछ कंपनियों के डेटा देखा, एंड दैट कंपनीज आर अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। यानी आई एम नॉट सीइंग वन और टू पर्टिकुलर सेक्टर। आप फाइनेंशियल सेक्टर ले लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पर 9.9% का ग्रोथ दिखा रहे हैं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की ले लीजिए, फार्मा की ले लीजिए, हर इंडस्ट्रीज के कंपनी के जो नतीजे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस आ रहे हैं, वो बेहतर आ रहे हैं। और इस प्रकार से कॉर्पोरेट्स के अंदर भी मैं ये कहूँगा काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये कहूँगा परफॉर्मेंस काफी अच्छा बढ़ा हुआ है। मैं एक डेटा, शायद हम जो विषय के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उसमें शायद ये हेल्पफुल होगा, लेकिन पिछले 4 महीने में प्रमोटर्सों ने अपना जो होल्डिंग स्टेक है वो कुछ मात्रा में इंडियन कॉर्पोरेट में कम किया है। उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपीस है। यानी वो 1 लाख करोड़ का प्रमोटर्सों ने अपना होल्डिंग डाइवर्स किया हुआ है। और मार्केट में ये जो डाइवर्स किए हुए होल्डिंग्स है, उसका म्यूचुअल फंड को कह दीजिए या अदर इंस्टीट्यूशन कहिए या रिटेल कहिए, लेकिन ये सारे एब्जॉर्ब हुए हैं। तो जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर भी अब डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, वो देखते हुए मैं कहूँगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जो ये टारगेट है उसको अचीव कर लेगी 7% का। जी। सर, रीजंस जो है, जैसे आपने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ चुका है, ये एक कारण है। प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ भी नजर आया है। इसके अलावा देर इज अ रिकवरी इन एग्रीकल्चर, क्योंकि देर इज बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड मॉनसून। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, भारत एक खेती प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। और आज भी करीबन 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड हुआ है। और फार्मर्स के साथ बरसों बरस हम देखते आए हैं कि उनकी सबसे बड़ी चिंता मानसून होती है। और मानसून अगर फेल हुआ तो उसकी सीधी असर हमारे पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे होती है। लेकिन इस बार मानसून अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, भारत के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, फ्लड की स्थिति बनी हुई है।
लेकिन मानसून अच्छा रहा है, क्रॉप बम्पर क्रॉप आ रहे हैं। तो जी। उस प्रकार से अगर हम देखें ना, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है जीडीपी के ग्रोथ के लिए। हम्म। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रो होना और विद इंडस्ट्रीज का जो मैंने अभी डेटा आपके साथ शेयर किया, 9.9% के रेट से वो बढ़ रहा है वो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है, दोनों कॉम्बिनेशन के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से और देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दुनिया के बाकी कई देश आज भी अपने जीडीपी को 3% पे 4% पे मेंटेन करने के लिए दे आर स्ट्रगलिंग। ग्रोथ जहाँ पे जो है उसको मेंटेन करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उस दिशा में पूरी दुनिया से एक अलग ट्रेंड को प्रस्थापित करते हुए मैं ये कहूँगा इंडियन इकोनॉमी एक काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और आने वाले दिनों में ये कहूँगा कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमी विल प्ले अ वेरी की एंड इम्पोर्टेंट रोल। तो यस, एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, every sector is doing very well in this particular year. जी। सेठी सर, योर क्वेश्चंस? मैं जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या कंट्रोल में आ गया है पूरा उससे? देखिए इन्फ्लेशन जो टारगेट गवर्नमेंट रखना चाहती है बिलो 4% के आसपास, तो वो अभी तक अचीव हुआ नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन एक हमेशा किसी भी कंट्री के जीडीपी डेवलपमेंट के ग्रोथ के लिए एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन उसके उसके प्रमाण को भी हमको ध्यान में देना चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से आपके जीडीपी के ऊपर असर होती है, लेकिन जब हमने इंडियन इकोनॉमी में ही देखा है कि एक ऐसा भी दौर हमने देखा है जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट की ओर निकल गया था। तो आज वो स्थिति नहीं है इन्फ्लेशन की। और विद इन द पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने आरबीआई ने सेट किया है वो पैरामीटर के 6% के अंदर ही वो चल रहा है। लेकिन साथ में जो कुछ पॉजिटिव चीजें इंडियन इकोनॉमी में हो रही है ना, तो इससे ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि हम अब ये जो ग्रोथ स्टोरी हमारी चल रही है वो एक नंबर्स के हिसाब से भी इट हैज बीन प्रूव्ड। इट क्या होता है, एंड ऑफ द डे मैं और आप कुछ स्टेटमेंट करेंगे, गवर्नमेंट स्टेटमेंट करेगी, वो नहीं, बट फाइनली व्हाट द नंबर्स फिक्स। तो नंबर जिस प्रकार के आ रहे हैं ना, अब मैंने एक इंटरेस्टिंग डेटा जो देखा है वो प्रिया जी आपके लिए, दर्शकों के लिए मैं शेयर करता हूँ, जो एक पॉजिटिव है। बैंकों के डिपॉजिट्सों के बारे में हमने डिबेट किया हुआ था कि बैंकों में डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास आज एक स्टेटिस्टिक्स डेटा मैंने कलेक्ट किया एक सोर्स से। तो खाली गुजरात स्टेट के अंदर एनआरआई डिपॉजिट जो है ना, वो पिछले 4 महीने में 5,870 करोड़ के डिपॉजिट्स आए हुए हैं। ओवरऑल जो एनआरआई डिपॉजिट इंडिया में आज है वो 93,000 करोड़ के प्लस प्लस 93,000 करोड़ का डिपॉजिट उसके अंदर हुआ है। सेकेंडली, ये 3 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डीआईआई ने भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की है। डीआईआई के भी आंकड़े मैं 3 महीने के आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। अगस्त महीने में डीआईआई की इन्वेस्टमेंट 48,279 करोड़ रही, जुलाई महीने में 23,486 करोड़ रही, जनवरी में 35,845 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स रहा। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें, ये जो नंबर दर्शा रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, यानी डिपॉजिट्स आ रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो आ रहा है ना, ये अपनी इकोनॉमी एक मजबूत दिशा दे रही है, ये मैं कह सकता हूँ। और इन्फ्लेशन के साथ साथ स्ट्रेटेजी 2-3 चैलेंजेस मैं आज भी देख रहा हूँ ना, वो भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए एक गवर्नेंस मॉडल ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। कंट्री के गवर्नेंस मॉडल कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कैसा है, तो उसमें 2 चीज मेरे ध्यान में आई है। ग्लोबल लेवल पर जब हम बात करते हैं ना, तो ग्लोबल लेवल पे एक इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। अब ये जो इंडेक्स है उसमें आज भी हमारा क्रमांक, वी आर एट 38 रैंक आउट ऑफ 139 कंट्रीज। तो 139 कंट्रीज में से अभी हम 30th रैंक पे, तो अपना जो एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का इंडेक्स है उसको काफी इंप्रूव करेंगे।
तो ये आने वाले दिनों के लिए भी हम शायद इस बार 7% जीडीपी को टच भी कर ले, लेकिन आने वाले दिनों में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस पे इंप्रूवमेंट वो काफी अच्छा रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी हम बात करते हैं, तो डूइंग बिजनेस का भी मैंने रैंक डेटा अभी निकाला था, उसमें अभी हम 63rd रैंक के ऊपर है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। इससे क्या होता है, ये सब बेंचमार्क और डेटा से दिया जी कि फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंट्री में आते हैं, एनी रूट ले लीजिए, FII रूट ले लीजिए, तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स की इसके ऊपर इम्पैक्ट होती है। अगर आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी पॉजिटिव। दूसरा एक डेटा करप्शन लेवल का, मैं तो कहूँगा करप्शन भी क्या होता है, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नेंस मॉडल के ऊपर इम्पैक्ट होती है। आज मैंने एक डेटा ये निकाला कि करप्शन चार्जेस के CBI के पास आज भी 6,900 केसेस पेंडिंग है। तो करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन होना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना, ये सारी चीजें भी जो है ना वो आपके फॉरेन फंड्स को अट्रैक्ट करेगी, विच एंड ऑफ द डे विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर इकोनॉमी एंड ग्रोइंग योर GDP बोथ। तो ये दो तीन चीजें मैंने आपके सामने रखी है कि क्या पॉजिटिव चीज इस देश में अभी हो रही है, और नेगेटिवली भी क्या दो तीन चीजें जिसके ऊपर हमें आने वाले दिनों में काम करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और हमारे कॉर्पोरेट सबको, ब्यूरोक्रेट सबको, मैं कहूँगा सबको मिलकर काम करना होगा, ताकि कंट्री की रेटिंग और रैंकिंग जब इंप्रूव होती है ना तो हमारा ग्रोथ निश्चित रूप से मैं कहूँगा होगा। और ये ग्रोथ की स्टोरी जो है ना वो दुनिया में एक नई मिसाल कायम करेगा। ये जो प्रोडक्शन बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ हुआ है, दोनों में ग्रोथ आई है। तीसरा जो वर्किंग एज है पॉपुलेशन की वो भी बढ़ी है। जी और कहीं कोई कंजम्पशन है और डिमांड है वो हमारी अपनी ही है, तो कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं दिख रहा है। हाँ फिर आज देखिए हम जापान को, यूरोप को और चाइना को कारें बेच रहे हैं, जबकि वॉक्सवैगन के 2 प्लांट खाली पड़े हैं, कोई काम नहीं है उधर। उनसे उनकी कारें बन भी नहीं रही, बिक भी नहीं रही हैं। आज की ये न्यूज़ है। और हम वहाँ जाके यूरोप में कारें बेच रहे हैं, चाइना में कारें बेच रहे हैं। जापान वाला हमारी मारुति वाला कारें यहाँ से लेके गया 1500, उसने लॉन्च ही इधर वाला उधर एडिशन किया है। तो ये आपको क्या लगता है, ये मेंटेन रहेगी तेजी या रुकेगी, क्या होगा इसका आगे? जी सेठी सर, देखिए आपने कहा ना इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन जो हुआ है ना, लेकिन इम्प्रेसिव चीज ये है कि दैट इज इम्प्रूव्ड इन रूरल एरिया एज वेल। और रूरल एरिया में कंजम्पशन बढ़ना, इसका मतलब ये होता है कि रूरल पॉपुलेशन के हाथ में भी पैसा है, पैसा आ रहा है। ये एक अच्छी साइन मैं ये कहूँगा। दूसरी चीज ये है ना कि हमारे यहाँ एक ह्यूमन रिसोर्स की तो कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 140 करोड़ का ये एक कंट्री है। चैलेंज कहाँ पे है? चैलेंज जो है वो स्किल्ड एम्प्लॉय के ऊपर है। हमारे देश में लेबर फोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन जो स्किल्ड लेबर चाहिए ना, और मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना भी एक स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहे हैं। कुछ NGO की मदद से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। कॉर्पोरेट्स के अंदर भी कुछ ऐसे ट्रेनिंग के प्रोग्राम बड़े कॉर्पोरेट्स चलाते हैं। लेकिन स्किल डेवलपमेंट की चीज जब होगी ना तो क्या होगा कि इंडिया में टैलेंट पूल एक बड़े मात्रा में खड़ा हो जाएगा। टैलेंट पूल विल डेफिनेटली हेल्प यू in increasing the not only the productions and productivity of the any of the product, like it will also help you in giving the better quality, competitive quality in global market. अब एक डेटा मैं और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज हम ये सब जानते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हमारा GDP आज 3.94 ट्रिलियन डॉलर का है। पर कैपिटा जो हमने पिछले टाइम डिस्कस किया था, तो दैट इज समवेयर कुछ $1200 के आसपास का।
लार्जर पॉपुलेशन के ये एक डिमेरिट होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम दिखती है ग्लोबल लेवल के ऊपर। और दूसरा, मैं जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा था ना, तो ग्लोबल लेवल पे आज ग्लोबल फोरकास्ट जो है इकोनॉमिक ग्रो होने का, वो 3.2% है। और जब हम 7% इंडिया जब ग्रो करेगा, आई वुड से द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि एक समय पे हम दूसरे नंबर पे थे, लेकिन नाउ वी आर ऑन नंबर 1 इन पॉपुलेशन। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए हमारे जीडीपी के कुछ नंबर्स कम हो जाते हैं। एक और चैलेंज मैं देख रहा हूँ, जो जिसको हम भारत सरकार को काफी अच्छी तरह से निपटना होगा, कि ये जो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट आ रही है। क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट दुनिया के अनेक देशों पे आई है। हमारे जैसे देशों में क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे मैंने अभी ये शुरुआत में ही कहा, कि कुछ इलाके में या तो फ्लड जैसी बारिश हो जाती है, कुछ इलाके में बारिश भी है, टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में हमने लैंडस्लाइड बहुत देखे हम लोगों ने। तो इस प्रकार के जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं ना, ये आपके ग्रोथ को, आपके डेवलपमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाता है, क्योंकि आपका एक लार्जर पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट फंड जो है, वो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए, टू मीट विद दोस चैलेंजेस, उसमें खर्च हो जाते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट को क्लाइमेट चेंज के डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर जाना होगा, क्योंकि ये चैलेंज मैं देख रहा हूँ कि आज दुनिया के अनेक देश फेस कर रहे हैं। और अपने देश के लिए मैं अभी एक बात और ये ऐड करना चाहूंगा। साइबर फ्रॉड के डेटा मैंने अभी देखे, तो साइबर फ्रॉड के हमारे देश में पिछले 4 महीने में 7,000 करोड़ प्लस अमाउंट के साइबर फ्रॉड हुए हैं। और ऑन एन एवरेज ये फ्रॉड जो जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ऐसा मानने में आ रहा है कि ईयर एंड तक हमारे देश में साइबर फ्रॉड की संख्या भी 20,000 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। क्या होता है? फॉर दिस व्हाट यू नीड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, यू नीड अ वेरी पावरफुल, आई वुड से, द डेटाबेस मेंटेनेंस, द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस सिस्टम्स के थ्रू, कि जिसमें कहीं फ्रॉड होता है ना, तो द साइबर एक्सपर्ट टीम शुड बी एबल टू ट्रेस दिस एंड शुड रिकवर दोस थिंग्स। अभी भी मैं जहां जहां ये देखता हूँ, तो मुझे ये ध्यान में आता है कि आज अगर कहीं साइबर फ्रॉड हुआ है, तो उसमें रिकवरी की संभावना बहुत कम हो जाती है। मैं मानता हूँ 10-20% लोग तो शायद पैसा उनका रिकवर होता है, बाकी के चीज के पैसे आते नहीं है। ऐसे बहुत छोटे मोटे चैलेंज इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैंने ये हाईलाइट किए नंबर्स, ये सारी चीजें। हैविंग सेड दिस, एक अच्छी चीज जो हमारे देश के लिए अब हो रही है, कि FII FDI के रूप से फंड आना, वो एज इट इज है। और विश्व के अनेक डेवलप कंट्री, उनको आज भी कंपेयरिंग विद द अदर डेवलपिंग कंट्री, अदर एमर्जिंग मार्केट, दे सी इंडिया एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंशियल मार्केट। तो उनके जो जिस प्रकार से फंड आ रहे हैं ना, तो वो फंड को देखते हुए मुझे लगता है कि हम ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अलग अलग चीजों मैंने आपके सामने रखी, उनको भी गवर्नमेंट को अच्छी तरह से टैकल करना पड़ेगा। कमलेश जी, एक बात आप भूल गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें हमें 1 लाख करोड़ रुपए मिला, टैक्स की बात। जो सरप्राइज हमें टैक्स कलेक्शन आया 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का, वो अगले साल तो कंटिन्यू नहीं रहेगा। अभी दूसरा सवाल ये है कि जो रैशनलाइज किया है टैक्स अभी बजट में, दूसरी जो घोषणाएं आई हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? और आपको कोई लगता है टैक्स में चैलेंजेस हैं क्या? नहीं, टैक्स रेवेन्यू, यू आर राइट, ये भी एक फैक्टर तो है ही, क्योंकि 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़ा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख रहा हूँ मैं, कि एडवांस टैक्स कलेक्शन के माध्यम से भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। साथ में सेठी सर में जीएसटी भी अब 1.75 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो दैट व्हाट इट इंडिकेट, दिस आर ऑल द इंडिकेशंस है कि इकोनॉमी में मूवमेंट है, एक्टिविटी है। और जब ये एक्टिविटियां होती है, कमर्शियल चैनलाइजेशन प्रॉपर होता है ना,
तो उस प्रकार से गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ते हैं। तो टैक्स के बारे में जो आपने बताया, अब दो रिजिम चल रहा है सेठी सर अपने इनकम टैक्स के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट विल मूव टू ओनली न्यू टैक्स रिजिम के ऊपर जाएंगे, और उस प्रकार से इंसेंटिव वहां देंगे कि जिससे लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो गए। टैक्सेशन की जिस तरह से मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, देखिए आज जो मैंने आगे 2 ग्लोबल डेटा आपके साथ शेयर किया ना रैंकिंग के, एक चीज और भी क्यों, वर्ल्ड बैंक और बाकी लोगों के जो एक कैटेगरीज भी होती है, तो एक कैटेगरीज में वी आर टुडे इंडिया एज इंडिया, तो वी आर अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, या ना सेफली हम कह सकते हैं कि हमारे देश में लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है और पुअर लोग है वो ज्यादा है। आने वाले दिनों में जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ये एक टारगेट होना चाहिए गवर्नमेंट को कि लोअर मिडिल क्लास वाले को अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में लेके आए। ये जो बिलो द पॉवर्टी लाइन अभी जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है 25 करोड़ लोगों को बिलो द पॉवर्टी लाइन ऊपर लाए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन अपना जो है ना, यानी सेफली आई कैन से 70 करोड़, वो मिडिल क्लास से नीचे है, दे आर बिलो द मिडिल क्लास है। यू कैन पुट इट द लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, जो भी इस दिशा में काम होना चाहिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे, एसएमई सेगमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे, होम इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज को वो लोग बूस्ट करेंगे, न्यू स्टार्टअप को वो लोग जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं वैसा सपोर्ट आने वाले 2-3 साल चलता रहेगा, तो लोगों के हाथों में पैसे आएगा तो इनकम बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से इनकम टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा। और ये टैक्सेशन रिजिम है, मुझे लगता है कि फिलहाल तो अभी उसमें कोई बड़ा बदलाव होगा नहीं, 1-2 साल के बाद हमको देखना चाहिए कि क्या होता है इसके बाद, लेकिन इट्स अ गुड साइन कि हमारे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी का व्याप बढ़ते जा रहा है। सर ये 7% जो ग्रोथ फोरकास्ट है, क्या आपको लगता है कि वी विल मीट द एक्सपेक्टेशंस के, क्या फिर हम एक्सीड कर सकते हैं और वी कैन फॉल शॉर्ट? व्हाट डू यू थिंक? प्रिया जी, जो अभी हमने डिस्कशन में मैंने जो दोनों साइड से पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड जो सारे चैलेंजेस आपके सामने रखे ना, उसके बावजूद भी अपने पॉजिटिव साइड सो स्ट्रॉन्ग है कि ये जो 7% टारगेट है वो हम अचीव कर सकते हैं। और उसका प्रमाण यही है कि मैं एज अब इंडियन या मेरे इंडिया की गवर्नमेंट या मेरे इंडिया की इकोनॉमी ये कहे तो समझ सकता हूँ कि हम अपने देश के बारे में अच्छी बात करेंगे। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है उसमें जब ये क्या होता है, दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड विद इन डेप्थ स्टडी एंड इन डेप्थ एनालिसिस। उनके पीछे हफ्तों का काम होता है, कुछ एक बड़ी टीम काम करती है एंड दे कलेक्ट द माइन्यूट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन, नंबर्स, डेटा। तो मैं ये कहूँगा ये एक बहुत ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, बीट वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या एशिया डेवलपमेंट बैंक हो, कोई भी हो, तो ये चीज को देखते हुए मैं कह सकता हूँ। दूसरा, सेठी जी एग्री करेंगे इस बात से कि हम पहले ये कहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, कि स्टॉक एक्सचेंज जिस दिशा में जाता है तो इकोनॉमी का एक बैरोमीटर है। कम से कम चलो आज जिस प्रकार से मार्केट बढ़ा है ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी इकोनॉमी के लिए वो एकमात्र बैरोमीटर है, मैं ये कहूंगा दिस हैज बिकम वन ऑफ द पैरामीटर। स्टॉक एक्सचेंज का जो ग्रोथ हो रहा है लास्ट 3 साल के अंदर 25,000 सेंसेक्स से आज 81-82,000 सेंसेक्स पे हम पहुंचे, ग्रोथ हो रहा है ना, तो दैट इज वन पैरामीटर दैट आल्सो इज टू बी कंसिडर्ड। और ये सारे सारे फैक्टर्स को सारे डेटा को जब मैं देखता हूँ ना, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हम 7% का जो GDP है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में अचीव कर लेंगे। जी कमलेश जी, थैंक यू सो मच। आपने Yes, ma'am. काफी इन डेप्थ एनालिसिस किया आज और हमसे जी। चर्चा की, तो थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू।